अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोग न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में पढ़ना है फैसिलिटेशन प्रैक्टिस। फैसिलिटेशन प्रैक्टिस क्या होती है? बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फैसिलिटेशन इनहिबिशन अप्रोच क्या होती है थेरीज ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन में, कि जब हम क्या कहते हैं एगोनिस्ट की अगर फॉर एग्जांपल हम आइसोमेट्रिक मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो हम एंटागोनिस्ट को जो है इनहिबिट कर देते हैं या उसके एक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं ताकि हम जो है एक मूवमेंट पे स्पेसिफिकली फोकस कर सकें। ये होती है आपकी स्पेसिफिकली फैसिलिटेशन इनहिबिशन अप्रोच। अगर हम बोबात का ओल्डर कॉन्सेप्ट देखें, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है ओल्डर कॉन्सेप्ट, एक है न्यू कॉन्सेप्ट। अब अगर ओल्डर कॉन्सेप्ट देखें तो उसने ये कहा था कि इनहिबिशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी या एबनॉर्मल रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड द रीलर्निंग ऑफ नॉर्मल मूवमेंट थ्रू द फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक इज़ द ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ बोबात, या ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इनहिबिशन ऑफ एबनॉर्मल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मतलब कि उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट जो हो रही होंगी, जैसे ट्रेमर्स हैं या इस तरह की कोई भी मूवमेंट आपको मिल रही है, टोन इंक्रीज़ हुई हुई है तो, या इनवॉलेंट्री कोई भी मूवमेंट्स एथिटोसिस मिल रहा है तो आप उसको कंट्रोल करके नॉर्मल मूवमेंट की रीलर्निंग करवाएं एगोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन से और एंटागोनिस्ट की इनहिबिशन से। फिर आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट, ये जो है आपका बोबात कॉन्सेप्ट जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है टू द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिस्टर्बेंसेस ऑफ टोन मूवमेंट एंड फंक्शन ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस इन CNS या इंजरी इन CNS। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू ऑप्टिमाइज फंक्शन। इसमें क्या करते हैं कि आपने नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर या इम्प्रूव करना होता है बाय इम्प्रूविंग योर पोस्चरल कंट्रोल एंड सेलेक्टिव मूवमेंट थ्रू फैसिलिटेशन। अब अगर हम बात करें इसकी, इसमें पोस्चरल कंट्रोल में दो फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर हम इसकी असेसमेंट करें, असेसमेंट ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल एंड ये आपके पास आ जाएगा एबनॉर्मल। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक होती है पोस्चरल फिक्सेशन और दूसरी हमने देखनी होती है मोबिलिटी। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करें तो ये आपके पास है नॉर्मल पोस्चरल रिफ्लेक्स और अगर नॉर्मल पोस्चरल रिफ्लेक्स होगा तो आपकी मेंटेन रहेगी नॉर्मल टोन, पोस्चरल टोन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी टू परफॉर्म नॉर्मल मूवमेंट्स या नॉर्मल मोबिलिटी आपके पास आ जाएगी। अब अगर आपके पास है एबनॉर्मल पोस्चरल रिफ्लेक्स, पोस्चरल रिफ्लेक्स तो इसमें आपके पास आ जाएगा अनफिक्स्ड पोस्चर, जिसको आप एथिटोसिस भी कह सकते हैं। एथिटोसिस क्या होता है? एथिटोसिस इनवॉलेंट्री रिदिंग, कॉन्टीन्यूस रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं जो कि लिम्स में कॉमन होती हैं मेनली, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एबनॉर्मल मोबिलिटी या इमोबिलिटी विच कैन लीड टू रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी। तो इस तरह से हम उसकी असेसमेंट करेंगे। देन आपके पास आ जाता है नॉर्मल पोस्चरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है। नॉर्मल पोस्चरल रिफ्लेक्स ये होता है बेसिकली कि आप ड्यूरिंग रेस्ट जो है या ड्यूरिंग स्टैंडिंग आप एक ही स्टेशनरी पोजीशन में खड़े हुए हैं तो उसमें आप के कौन से मसल्स एक्टिवेट हैं या कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में है जिसकी वजह से आप अपना पोस्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसमें आपके पास दो तरह की चीज़ें आ जाएंगी, एक है स्टैटिक पोस्चर, एक है डायनामिक पोस्चर। एक है टू परफॉर्म नॉर्मल पोस्चर जो स्टैटिक आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा टू परफॉर्म नॉर्मल मूवमेंट यानी मोबिलिटी या डायनामिक। इसमें क्या होगा कि आप
कह लें कि बोबात ने ये आइडिया दिया था, ये है आपके पास नॉर्मल लिमिट। बोबात के अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल लिमिट है, और अगर आपकी इन दोनों चीज़ों की कोऑर्डिनेशन ठीक होगी तो आपका क्या होगा, नॉर्मल लिमिट में जो है मसल्स या बॉडी जो है कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में कोई भी मूवमेंट्स जो है अचीव कर लेगी। अगर जो है इसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है या एक्सट्रीम की तरफ जाता है या हाइपर कंडीशन की तरफ जाता है तो इसमें क्या होगा, रिजिडिटी या डेकर्ब्रेट रिजिडिटी आपको मिलेगी। डेकर्ब्रेट रिजिडिटी क्या होती है, लास्ट टाइम भी हमने एक लेक्चर में ये पढ़ा था कि डेकर्ब्रेट रिजिडिटी क्या होती है कि सुपाइन में पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके जो आर्म्स हैं वो आपके एक्सटेंडेड हों, एडक्टेड हों, फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड हो, और आपकी जो फिंगर्स हैं और रिस्ट है वो फ्लेक्स्ड हो, और लेग्स आपकी एडक्टेड हों, एक्सटेंशन में हों, और साथ आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में हो। और इसके मोबिलिटी अगर एक्सट्रीम मिलेगी या मोबिलिटी जो है मूवमेंट जो है आपको एथिटोसिस, जैसे हमने इसमें पढ़ा मोबिलिटी में एथिटोसिस हमें मिल सकता है कंडीशन, तो इसमें एक्सट्रीम में आपको एथिटॉइड मूवमेंट्स मिलेंगी पेशेंट में। और अगर नॉर्मल लिमिट होगी तो स्टेबिलिटी और मोबिलिटी जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगी। तो इस तरह से हम इसकी असेसमेंट कर लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल पोस्चरल मैकेनिज़्म आ जाता है आपके पास पीडियाट्रिक्स में। बच्चों में किस तरह से आप देखते हैं, बच्चों में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं, एक आपके पास होती है टोन, पैटर्न ऑफ मूवमेंट और रेसिप्रोकल इनर्वेशन। टोन, रेसिप्रोकल इनर्वेशन, और तीसरा आ जाता है आपके पास पैटर्न ऑफ मूवमेंट या पोस्चर ऑफ लिम्स। पोस्चर ऑफ लिम्स। तो ये टोन की अगर हम बात करें तो टोन क्या होती है, बेसिकली एक्टिविटी, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी इन मसल्स या स्टेट ऑफ मसल्स को कहते हैं आप। इसमें आपके पास हाइपोटोनिक हो सकती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू मतलब डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे फैसिलिटेशन, इनहिबिशन है। इसमें आपके पास आ जाएगी रिफ्लेक्टिव, या आपके पास इसमें आप क्या देखते हैं कि मसल जो हैं किसी भी मूवमेंट परफॉर्म करवाने के दौरान जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आपको मिल रही है और मसल्स किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, हारमोनियस ग्रेडिंग। अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस मिलेगी तो आप उसको एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न मूवमेंट जो है वो अचीव करवाने में कौन कौन से मसल्स की मूवमेंट्स करवानी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, हैंडलिंग करवानी है, पोजीशनिंग करवानी है, वो सारा कुछ करवा के उसको एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न वे में जो है मूवमेंट करवाएंगे। इसमें आपके पास आ जाते हैं टोटल लिम्ब पैटर्न्स, और इसमें आपके पास फीडबैक या फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म आ जाते हैं। टोटल लिम्ब पैटर्न्स या आइसोलेटेड पैटर्न्स, तो इनको जो है रीलर्न कराने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए फीडबैक और फीड फॉरवर्ड का जो है हम मैकेनिज़्म भी इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आपके पास पीरियड्स में ही अगर बात करें तो पहले नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट अगर हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा जो है पोस्चरल कंट्रोल जो है उसका मैच्योर होना शुरू हो जाएगा या डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मतलब जब बच्चा पैदा होता है, आप कह लें कि 1 मंथ या 2 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स तक फ्लेक्सर्स उसके जो हैं वो डोमिनेंट होता है, मतलब उसके आर्म्स जो हैं वो इस तरह फ्लेक्स पोजीशन में या लेग्स जो हैं वो स्लाइडली फ्लेक्स पोजीशन में रखता है। उसके बाद 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद जो है उसका नेक कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। नेक कंट्रोल के बाद वो सिटिंग जो है वो अचीव कर लेता है। सिटिंग के बाद अल्टीमेटली जो है वो बाईपेडल स्टैंडिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। फिर मूवमेंट और सेंसरी सिस्टम का क्या आपस में कम्बिनेशन होता है। मूवमेंट जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग के साथ आपकी इस तरह से लिंक्ड होती है कि उसमें इंडिविजुअल को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है और इनिशिएशन ऑफ एनी मूवमेंट combined with the therapist manual guidance and direct handling।
उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि आप इवैल्यूएशन करते हैं थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसकी बेसिस पे आप देखते हैं कि कितना फंक्शन जो है इम्प्रूव हो गया है, पहले पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया था और अब पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कितने परसेंटेज आपको मिल रही है। फिर इसमें न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट जो थे, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कह लें तो उसमें थेराप्यूटिक हैंडलिंग आ जाती है, जो फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू जो है हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अडेप्टेशन टू एन एनवायरनमेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी, और उसके बाद जो है इसकी रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और मूवमेंट जो है रीलर्निंग आपकी ज़्यादा जल्दी आती जाएगी। प्लास्टिसिटी और रिस्टोरेबल पॉसिबिलिटी आफ्टर डैमेज ब्रेन इन द न्यूरोफिजियोलॉजिकल थेरेपी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन में एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो अगर कोई डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसमें ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्टोरेशन की तरफ वापस जाना शुरू कर देता है। तो इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट इन प्रैक्टिस, उससे क्या होता है, थेराप्यूटिक टेस्ट जो भी उसको एज अ स्टिमुलस कोई टेक्निक अप्लाई की गई है पेशेंट पे, तो वो ब्रेन तक मतलब आपकी जाएंगी इम्पल्सेस, और फिर जो है ब्रेन इम्पल्सेस जो है इफरेंट इम्पल्सेस वापस भेजेगा और वो रिस्पांस की फॉर्म में आपको पेशेंट से मिलेंगी। उसके बाद ये क्या करता है, साइनेप्टिक रिकंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से करता है। उसके बाद है साइनेप्टिक कनेक्शंस जो हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन होती है और अल्टीमेटली आपके न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप होंगे या आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। न्यूरल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी मूवमेंट्स जो हैं ज़्यादा जल्दी, आपको रिजल्ट्स जो हैं ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। फिर टेलर मेड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन ईच पेशेंट विद ब्रेन लीजन। टेलर मेड रिहेबिलिटेशन क्या होती है? टेलर मेड एक ऐसी टर्म है, मतलब टेलर मेड का मतलब है कोई भी ट्रीटमेंट जो कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन या डिजीज़। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है? नो स्टीरियोटाइप्ड हैंडलिंग बट इंडिविजुअल वन, पर्सनल हैंडलिंग्स, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, थिंकिंग थेरेपी एवरी टाइम फॉर एवरी स्टेज, मतलब कि हर स्टेज पे आपने दोबारा से उसको मतलब रीइवैल्यूएट करना है और देखना है कि अगर ये जो ट्रीटमेंट है उसको सूटेबल नहीं है या ट्रीटमेंट जो है उस पर कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही, तो आप उसी टाइम जो है उसको चेंज कर दें। फिर इनहिबिशन आ जाता है। इनहिबिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन दैट रिड्यूसेस डिसफंक्शनल मसल टोन, और इसमें इंटेंसिटी स्पास्टिसिटी की आप डिक्रीज़ कर सकते हैं इससे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग मसल टोन, improves the range and variety of movements not used with hypotonicity। मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास इस हाइपोटोनिक कंडीशन में आया है तो उसमें आप इनहिबिशन प्रैक्टिस जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। टेक्निक्स इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रैक्शन करवा सकते हैं या लाइट जॉइंट कंप्रेशन थेरेपी करवा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद फैसिलिटेशन। अब फैसिलिटेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन विच यूजेज द इम्प्रूव्ड मसल टोन इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, और इसमें आपके पास आ जाते हैं फंक्शनल गोल्स जो कि आपने अचीव करने होते हैं, या आपकी जो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, उसमें जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव करने के लिए फैसिलिटेशन एक्टिविटी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ये मॉडिफाई करता है आपके पोस्चरल कंट्रोल को। उसके बाद है थेराप्यूटिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोबार्ड अप्रोच। अब उसमें फैसिलिटेशन विद इनहिबिशन जो है वो एंड इनहिबिशन विद फैसिलिटेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर ईजी लर्निंग। फैसिलिटेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं? प्लेसिंग एंड होल्डिंग रिएक्शंस, मतलब कि प्लेसिंग एंड होल्डिंग रिएक्शंस में आ जाएगा कि आपने कोई उसको मूवमेंट करवाई, आपने उसको कहा कि आप जो है इस पोजीशन को जो है 30 सेकेंड्स तक मेंटेन करें, या जितनी देर तक आप इस पोजीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं वो पोजीशन आपने करवाया। वन लेग स्टैंडिंग कराएं आप उसको, तो आप उस जो लेग उसकी अबव द फ्लोर है या उसकी जो लेग है या फुट है जो वो फ्लोर पे टच नहीं कर रहा, उस लेग को वो कितनी देर उस पोजीशन में मेंटेन कर सकता है, ये प्लेसिंग एंड होल्डिंग रिएक्शंस इस तरह की एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगी। वेट बेयरिंग एंड कंप्रेशन। टैपिंग बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है एक्यूपंक्चर थेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी का, और साथ इसमें आपकी साइकोथेरेपी का कॉम्बिनेशन आ जाता है। और इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो है फिंगर्स और थंब से जो है वो प्रेशर अप्लाई करके जो है ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह को रिलीज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं? इनहिबिटरी, प्रेशर, ऑल्टरनेट या स्वीप। इंटरवेंशन आ जाती है। सीक्वेंस ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है? ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनी मूवमेंट। फिर सिलेक्शन फॉर की पॉइंट्स, फैसिलिटेशन ऑफ एक्टिव और ऑटोमेटिक मूवमेंट पैटर्न्स,
की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो फिज़िकल थेरेपिस्ट और जो पेशेंट है उसकी स्किन के दरमियान, मतलब जो एक कॉन्टेक्टिंग, मतलब ये है पेशेंट का बाजू, ये है थेरेपिस्ट का बाजू, वो होल्ड करके कोई मूवमेंट करवा रहा है, तो ये की पॉइंट ऑफ कंट्रोल है कि वो वहाँ से हैंडल करके या उसको फिक्स करके तो मूवमेंट एक प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा है या उसको सुपरवाइज कर रहा है और उसको साथ जो है फैसिलिटेट कर रहा है टू प्रोड्यूस एनी मूवमेंट। तो उसमें प्रॉक्सिमल की पॉइंट्स आ जाते हैं और डिस्टल की पॉइंट्स आ जाते हैं। प्रॉक्सिमल की पॉइंट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम के जो नियर होंगे प्रेजेंट, उसमें आ जाता है हेड, ट्रंक या लार्जर जॉइंट्स आ सकते हैं। उसके बाद डिस्टल की पॉइंट्स में आ जाते हैं जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम से अवे आपको मिलते हैं, उसमें अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी लेवल्स पे आ जाते हैं आपके पास। प्रैक्टिस आपने इसमें क्या करनी है, ये डिफरेंट फैसिलिटेशन इनहिबिशन टेक्निक्स हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सुपाइन पोजीशन में लेट के आपने किकिंग करनी है जिससे क्वाड्स की फैसिलिटेशन होती है। एब्डोमिनल को एक्टिवेशन, ब्रिजिंग से क्या होता है कि बैक एक्सटेंसर जो हैं वो आपके फैसिलिटेट होते हैं। टर्निंग ओवर, मतलब आपने सुपाइन से साइड लाइन में करवट ली तो ये होते हैं आपके बॉडी राइटिंग रिएक्शंस। नेक या हेड कंट्रोल इन वेरियस पोजीशंस, आप प्रोन में क्वाड्रुपुट पोजीशन में जाके अपने हेड और नेक के कंट्रोल को देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फिर प्रोन पोजीशन में नेक कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं, शोल्डर गिर्डल स्टेबिलिटी, बैक एक्सटेंशन फैसिलिटेशन ऑन ऑल 4 पोजीशंस, लॉन्ग सिटिंग, हाई सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। देन इसका अगला टॉपिक आपके पास आ जाता है सेंसरी इंटीग्रेशन। अच्छा जी, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है? आपकी सेंसरी प्रोसेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, या आप कह लें कि आप जो सेंसरी इंफॉर्मेशन कॉन्टीन्यूसली या कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, या आपको किसी टच की सेंसेशन से कोई सेंसेस जो हैं वो आपको मिल रही हैं, परसीव कर रहे हैं और वो इम्पल्सेस लेके ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और फिर ब्रेन जो है मैसेज सेंड करेगा कि किस तरह का आपने इस सेंसेशन के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स देना है। तो उसमें कहीं पे भी पाथवे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। आर सेंसेस एंड ब्रेन प्लास्टिसिटी, सेंसेशन जो हैं वो नर्व एंडिंग्स की फॉर्म में होती हैं, बॉडी में ट्रैवल करती हैं टू डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। आर ब्रेन compares each incoming sensation with the other incoming sensation and then decides how to respond। मतलब कि एक जो है सेंसेशन आई तो जो दूसरी सेंसेशंस हैं उसके साथ वो पहले ब्रेन कंपेयर करेगा और फिर बताएगा, मैसेज सेंड करेगा कि इस सेंसेशन के अकॉर्डिंगली मतलब अगेंस्ट जो है उसने किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कराते जाएंगे किसी पेशेंट को स्किल मतलब या कोई एक्टिविटी दोबारा प्रैक्टिस कराते जाएं रेपिटेटिवली, तो उसमें क्या है पाथवे जो है ब्रेन का वो ऑटोमेटिक होता जाता है और स्किल जो है वो ऑटोमेटिक या कोऑर्डिनेटेड होता जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी में आ जाती हैं आपके पास लर्निंग टू प्ले द गिटार। जब आपने व्हेन यू फर्स्ट प्ले अ कॉर्ड, मतलब उसकी एक स्ट्रिंग आपने बजाई तो आपके ब्रेन में एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जिसको आप न्यूरल कनेक्शन कहते हैं। फिर जैसे जैसे आप हर दफ़ा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन वो स्ट्रिंग बजाएंगे गिटार पे तो कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव या फैसिलिटेट होता जाएगा। फिर इवेंचुअली आपकी फिंगर्स को प्रैक्टिस हो जाएगी बजा बजा के गिटार कि आप देखे बगैर भी मतलब उसको बजा सकते हैं फिंगर से, तो उसको आप विदाउट कॉन्शियस थॉट जो है यूज़ कर सकें उस इंस्ट्रूमेंट को। तो इसका मतलब है कि आपका न्यूरल कनेक्शन जो है वो पूरी तरह प्रमोट या फैसिलिटेट हो चुका है, डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। फिर उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो रीमॉडल हो चुका है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके पास आ जाती हैं फेमिलियर सेंसेस, जिसमें आपके पास 5 मेन सेंसेस होती हैं और 2 आपके पास हिडन सेंसेस होती हैं। 2 हिडन सेंसेस। अब 5 मेन सेंसेस में आपके पास आ जाती है गस्टेशन, एक है ऑडिटरी, फर्स्ट इज ऑडिटरी जो साउंड के थ्रू, सेकंड है गस्टेशन टेस्ट या माउथ के थ्रू, थर्ड है आपके पास ऑल्फैक्टरी या स्मेल, फोर्थ आपके पास आती है विजुअल थ्रू आईज, 5 है टेक्टाइल यानी टच।
उसके बाद टेक्टाइल जो है वो आपके हैंड्स और स्किन से भी जो है वो आप परसीव कर सकते हैं। हिडन सेंसेस में आपकी आती हैं वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव। अब वेस्टिबुलर जो होती है वो अबाउट मूवमेंट थ्रू द इनर ईयर और हियरिंग और बैलेंस के साथ जो है वो आपको मिलती है कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव जो है वो मसल्स, लिगामेंट्स या जॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन आप परसीव करते हैं उसको आप कहते हैं। टू हिडन सेंसेस जो हैं ये इससे मोस्टली पर्सन जो हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री होती हैं और ना हम इनको देख सकते हैं। और टच के साथ जो है, टेक्टाइल टच के साथ ये दोनों हिडन सेंसेस जो हैं वो मतलब ग्राउंड वर्क या आप कह लें बेसिस प्रोड्यूस करती हैं फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट या नॉर्मल डेवलपमेंट। तो उसके बाद आपके पास आती हैं हिडन सेंसेस जब ऑपरेट करती हैं आपकी ऑटोमेटिकली, तो चाइल्ड जो है वो एबल होता है टू फोकस हिज आईज, ईयर्स एंड अटेंशन टू द टास्क एट हैंड। फिर इसमें आ जाते हैं लेवल्स कि ये जो दो हिडन सेंसेस हैं वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव, वो टेक्टाइल के साथ मिलके किस तरह से जो है वो एक नॉर्मल चाइल्ड की या हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल प्रोवाइड करती हैं। उसमें लेवल्स आ जाते हैं। लेवल 1 पे आपके पास आ जाता है हिडन सेंसेस जिसमें प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर आ जाती हैं। लेवल 2 में आपके पास आ जाती हैं परसेप्टुअल मोटर फाउंडेशंस। परसेप्टुअल मोटर फाउंडेशंस क्या होती हैं? मोटर एक्टिविटीज़ जिसमें आपके पास ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मतलब कि ग्रॉस मोटर जो लार्जर मसल्स की मूवमेंट्स आपके पास होती हैं और फाइन जो होती हैं मोटर मूवमेंट्स या फाइन मोटर कंट्रोल जो है वो स्मॉलर जॉइंट्स की मूवमेंट्स या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। लेवल 3 आपके पास आ जाता है परसेप्टुअल मोटर स्किल्स। ये था फाउंडेशंस। प्रेपरेटरी फेज़ है, ये मूवमेंट्स के लिए जो है उसको प्रिपेयर करता है बॉडी को। फिर आपके पास आ जाता है इसमें लेवल, अच्छा अब इसका एक टेबल बुक में दिया हुआ है, ये स्लाइड्स में आप देख लीजिएगा कि लेवल 1 पे अगर हम बात करें तो उसका बच्चे का जो होता है सेंसरी सिस्टम वो प्राइमरी होता है। बाय अप टू 2 मंथ्स ऑफ एज जो है वो प्राइमरी सेंसरी सिस्टम होता है। उसमें कौन कौन सी सेंसेस काम करती हैं? टेक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव। उसके बाद लेवल 2 पे बच्चा चला जाता है जो परसेप्टुअल मोटर फाउंडेशंस हैं। ये 1 ईयर तक एज, 1 ईयर की एज तक जो है ये पीरियड या ड्यूरेशन कंटिन्यू करता है। इसमें बॉडी अवेयरनेस डेवलप हो जाती है, बायोलेटरल कोऑर्डिनेशन ऑफ टीम यूज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बॉडी, लेटरलाइजेशन, हैंड प्रेफरेंस आ जाती है, हैंड डोमिनेंस डेवलप हो जाती है और मोटर प्लानिंग आ जाती है। फिर लेवल 3 आपके पास आ जाता है परसेप्टुअल मोटर स्किल्स। ये 3 इयर्स की एज तक ड्यूरेशन जो है वो चलता है। इसमें ऑडिटरी परसेप्शन डेवलप होती है, विजुअल परसेप्शन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पेंसिल स्किल्स, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन और पर्पसफुल एक्टिविटी। फिर आपके पास आ जाता है लेवल 4 जो एकेडमिक रेडीनेस होती है बाय 6 ईयर्स। एकेडमिक स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, रेगुलेशन ऑफ अटेंशन, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। अब सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन क्या होता है? इनएबिलिटी टू टेक इन, ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट वे। इसको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं और एसआई डिसफंक्शन भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये किस तरह से जो है वो आपका डिस्टर्ब होता है या कब आप कहेंगे कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आपके पास आया? ये आपका सेंसरी स्टिमुलस या इनटेक जो आप उसको दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ जाता है डिसफंक्शन इन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसिस, इंटीग्रेशन, ये सारा इसमें आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाती है मोटर लैंग्वेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इमोशनल आउटपुट या आउटपुट आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, और
इधर आपके पास आ जाता है इनएफिशिएंट फीडबैक। अच्छा, अब इसको आप कह देंगे जब सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आएगा, ये है आपका स्टिमुलस, ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट, जहाँ पे स्टिमुलस ना आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच में डिसरप्शन हुई है, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये होगा आपका रिस्पॉन्स और ये फिर इनएफिशिएंट फीडबैक। What does it look like? Some individuals may be, अच्छा इसमें ये बातें बताई नहीं है कि जो बच्चे आपके पास सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ आते हैं, कुछ बच्चे जो हैं ओवरली सेंसिटिव आपको मिलेंगे और कुछ बच्चे अंडर रिस्पॉन्सिव मिलेंगे। अंडर रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आप उसको कोई रिस्पॉन्स देंगे तो वो एक तो ओरिएंटेड नहीं होगा इन पर्सन, प्लेस और टाइम, और दूसरा ये कि या तो बहुत लेट रिस्पॉन्स देगा आपकी बात का, या आपको ब्लैंक एक्सप्रेशंस देगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं आपको देगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसमें जो है मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं व्हाट डज इट लुक लाइक, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। ऑडिटरी सेंसेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी इन्फॉर्मेशन थ्रू द ईयर्स में, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसके ईयर्स को जो है वो हम कवर कर देंगे बाय एयरफोन्स और एयर प्लग्स, और सिटिंग अवे फ्रॉम स्पीकर्स। अगर किसी गैदरिंग में वो गया जहाँ पे वूफर्स वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे उसको स्पीकर से ज़रा डिस्टेंस पे बिठाएंगे। और बेल विस एक्स, ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। बेल स्टैंड्स फॉर बैलेंस एक्सरसाइजेज, बैलेंस, ए फॉर ऑडिटरी, विज फॉर विजुअल एंड एक्स फॉर एक्सरसाइजेज। तो बैलेंस, ऑडिटरी एंड विजुअल एक्सरसाइजेज आप जो हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके ट्रीटमेंट में, उसको बेहतर करने के लिए। फिर गस्टेटरी आ जाता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू द माउथ। उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है आपके पास एक्सट्रीमली पिकी ईटर होता है और मतलब पुट्स एवरीथिंग इनटू द माउथ। स्ट्रेटजीज आप इसमें 8 इंट्रोडक्शंस यूज़ कर सकते हैं, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, हॉट, पंजेंट या पुट्रिड, एस्ट्रिंजेंट। ये सारे टेस्ट से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद ऑल्फैक्ट्री है, ऑल्फैक्ट्री में आपके पास जो है स्मेल्स का जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कौन कौन सी स्मेल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। उसके बाद विजुअल है, विजुअल में आप उसके यही वाला जो है प्रोग्राम वो यूज़ करेंगे। लाइटिंग चेंजेस को जो है उसको किस तरह से करना है मैनेज। सन ग्लासेस रिकमेंड कर सकते हैं। टेक्टाइल में आप उसके पास शेविंग क्रीम, फिंगर पेंट्स और सैंड प्ले, वाटर प्ले वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव में आप ब्रेन जिम प्रोग्राम एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिसमें डबल डूडल यानी वो दोनों हाथों से ड्राइंग करे किसी पेपर पे। वेस्टिबुलर में आप उसको एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें विजुअल और ऑडिटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए करते हैं। स्पिनिंग, रोटेशन और आई मूवमेंट्स करवाते हैं। उसके बाद एडल्ट जो है उसमें आप उसको क्या टेक्निक्स कर सकते हैं कि काम योर सेल्फ फिजियोलॉजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, और फूड, हाइड्रेशन, हेल्थ और स्लीप को अपनी मेंटेन रखें। बस ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।